हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जलवायु को देखा था। जैसा कि हमने देखा था कि किसी भी प्रदेश, क्षेत्र या देश या क्षेत्र विशेष की जलवायु को विभिन्न कारक जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, वर्षा की मात्रा, पवनों की गति आदि कारक प्रभावित करते हैं। तो उसमें हमने मध्य प्रदेश की जलवायु को चार पार्ट में मध्य प्रदेश को चार पार्ट में डिवाइड करके मध्य प्रदेश की जलवायु प्रदेशों को देखा था। क्योंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में विभिन्न 3 या 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उसी हिसाब से हमने मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 पार्ट में देखा था। लेकिन ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण हमारा बाकी रह गया था। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऋतुओं के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के वर्गीकरण को ऋतुओं के आधार पर। तो सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के वर्षा क्षेत्रों का डायग्राम बना लेता हूँ। मध्य प्रदेश का डायग्राम बना लेता हूँ और वर्षा क्षेत्रों को विभाजित कर देता हूँ, ताकि डायग्राम के माध्यम से मैं आसानी भी रहेगी क्षेत्रों को समझने में, और साथ ही साथ हम ऋतुओं को भी देखते जाएंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु हम देखते हैं। सबसे पहले लगभग ऐसा है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो हम इसको सबसे पहले 4 वर्षा क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को ऋतुओं के आधार पर। हालांकि इस डायग्राम को हमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जब ऋतुओं के आधार पर हम मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण ग्राफ बनाएंगे तो हमें जगह स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो इस डायग्राम को हमें मिटाना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर के लिए हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्षा क्षेत्र हैं। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं। लगभग ये क्षेत्र है, इसी के साथ यहाँ से लगभग ये क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश 1, 2, 3 और 4 वर्षा क्षेत्रों में डिवाइडेड है। हम देखते हैं सबसे पहले 50 से 75 सेंटीमीटर। ये क्षेत्र भी हमारा लगभग सेम ही रहेगा, 50 से 75 सेंटीमीटर। ये क्षेत्र रहेगा हमारा 75 से 125 सेंटीमीटर तक। और ये क्षेत्र हमारा रहेगा 125 या 125 से 165 सेंटीमीटर तक लगभग। हालांकि इस क्षेत्र में हम देखेंगे, यह क्षेत्र है हमारा होशंगाबाद वाला या पंचमढ़ी वाला, जिसे कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। 150 सेंटीमीटर से ज्यादा लगभग हम पंचमढ़ी हिल स्टेशन की बात करते हैं तो 199 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें वर्षा देखने को मिलती है, बरसात। तो 4 पार्ट है हमारे मध्य प्रदेश के वर्षा क्षेत्र के।
उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु मतलब पूरे भारतवर्ष की जलवायु के समान ही उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु का रूप प्रदान करने के लिए कर्क रेखा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। उसी कारण से मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु हो जाती है, क्योंकि कर्क रेखा से मध्य प्रदेश को जलवायु उष्णकटिबंध में आ जाती है। तो साथ ही हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा से मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंध में आ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली इस वर्षा के कारण यह मानसूनी हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमारा अरब सागर से आता है मानसून, उसके कारण यह मानसूनी भी वर्षा हो जाती है। तो जलवायु को हम देखते हैं कि एक तो कर्क रेखा और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून, दोनों मिलकर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का स्वरूप इसे प्रदान करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो शीत ऋतु आती है। तो डायग्राम मुझे वापस मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची है लिखने के लिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती है। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण के लिए हमें डायग्राम को मिटाना पड़ा कि बोर्ड छोटा है, हमारे पास स्पेस नहीं बचा। ठीक, तो हम देखते हैं सबसे पहले शीत ऋतु। तो राज्य में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। जैसा कि हमने देखा है, चीनी यात्री फायान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। उसका एक कारण यह भी है कि यहाँ पर ना तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है और ना अत्यधिक ठंड, मतलब मौसम सामान्य रहता है। सामान्य से हम तात्पर्य हम देखते हैं यदि ठंड को, ठंड के मौसम में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिरता है, लगभग 10 से 12.5 डिग्री या 10 से 12.5 डिग्री के मध्य कम से कम टेम्परेचर रहता है और अधिक से अधिक 40 से 42.5 डिग्री तक रहता है। हालांकि कहीं कहीं हम अपवाद के रूप में देखते हैं, जैसे विदिशा और गंज बसोदा, जहाँ सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया है। वहीं हम देखते हैं बड़वानी में, तो बड़वानी में हमने देखा कि लगभग 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान अंकित किया गया था। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर मान्य नहीं है, क्योंकि विदिशा का जो गंज बसोदा है उसे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान माना जाता है। लेकिन एक समय में बड़वानी में लगभग 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान को अंकित किया गया था। तो अभी बात कर रहे हैं हम शीत ऋतु की। शीत ऋतु में हम देखते हैं कि यह नवंबर से फरवरी तक होती है और इस समय में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण इस क्षेत्र में या भारतवर्ष में ठंड कम रहती है। हम अभी यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, हम ग्लोब नहीं बना सकते और गोलार्ध को नहीं बना सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को या अक्षांश और देशांतरों को हम नहीं देख सकते हैं। तो हम सीधे से देख लेते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और 8 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री रेखा से ऊपर पड़ता है। 8 डिग्री से रेखा से भारत शुरू होता है। तो यदि हम भारत के अंतिम छोर की बात करते हैं, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यदि उससे हम देखते हैं तो 6 डिग्री 4 से भारत का क्षेत्र चालू हो जाता है, स्थलीय क्षेत्र। लेकिन हम मतलब प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो 8 डिग्री से शुरू होता है और वहां से हम देखते हैं कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो इस प्रदेश में या इस पूरे भारतवर्ष की बात भी करें तो वहां पर ठंड कम होती है और इसी कारण सूर्य की दक्षिणायन होने के कारण यहाँ पर गर्मी तापमान गिर जाता है। तापमान कम हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम होगा, स्वाभाविक सी बात है ठंड बढ़ जाएगी। ठीक है, हालांकि हम देखते हैं प्रदेश में इस समय में
नवंबर से फरवरी के बीच में कहीं कहीं हल्की हल्की वर्षा भी होती है। तो उसका कारण दक्षिण पश्चिम मानसून या हम कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ भी होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण अरब सागर में होने वाली हलचल से दक्षिण में पश्चिम विक्षोभ आता है और विक्षोभ से ही यहाँ पर हल्की हल्की बारिश होती है, जिसे हम मावठा कहते हैं या मावट कहते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को हम मावट कहते हैं और इससे फसलों को फायदा, इस समय में रबी की फसलों को फायदा होता है। तो फसलें रबी की होती है। फसलें कौन सी होती है इस समय में? रबी की। यदि प्रदेश के सर्वाधिक कम तापमान की बात हम करते हैं तो दिसंबर से जनवरी में होता है। सबसे कम तापमान दिसंबर से जनवरी में होता है। जब प्रदेश में शीत ऋतु की बात करते हैं तो मालवा का पठारी क्षेत्र जो हमने देखा है, उस क्षेत्र में सबसे सामान्य शीत ऋतु रहती है, क्योंकि वहां पर हम पास में देखते हैं राजस्थान का समोत्तरी क्षेत्र आ जाता है। पेड़ पौधों का थोड़ा कम ही क्षेत्र है वहाँ पर, हालांकि बहुत विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर दूरी पे थोड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इसके कारण वहाँ देखते हैं हम ठंड हमें कम देखने को मिलती है। और मालवा के पठार में ज़्यादा ऊंचे पहाड़ भी नहीं है, चोटियाँ भी नहीं है, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ठंड कम पाई जाती है। लगभग वहाँ पर कम से कम तापमान हम देखते हैं तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान हम वहाँ पर देखते हैं। तो ये सबसे सुलभ जलवायु क्षेत्र होता है, जहाँ पर ना अधिक ठंड पड़ती है, ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अत्यधिक वर्षा होती है। उसके बाद बात करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु की। क्षेत्रीय भाषा में हम इसे यूनाला भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है। हम देखते हैं सबसे सर्वाधिक तापमान तो मई जून में होता है, लेकिन फिर भी ग्रीष्म ऋतु में तापमान हम यदि देखते हैं तो मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है। यदि ऋतु की अवधि की बात करते हैं तो लगभग 4 माह मार्च से जून तक इसका तापमान बढ़ता जाता है। उस हिसाब से हम देख सकते हैं इसको। राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान हम देखा ही है, विदिशा, गंज बसौदा। मैप नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता है पास में कि इसकी लोकेशन कहाँ है। हालांकि आपने मध्य प्रदेश में के मैप में आपने विदिशा को देखा ही होगा। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा ऊपर देखते हैं हम तो एक साथ साइड में राजगढ़ पड़ता है, अशोकनगर पड़ता है। तो वहाँ पर विदिशा गंज बसौदा में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया है, जो कि आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। हालांकि हम देखते हैं सबसे दक्षिण पश्चिमी जिले बड़वानी में 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान अंकित किया गया है। दक्षिण पश्चिम जिले बड़वानी में 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान। और इसका एक प्रमुख कारण हम ये भी देखते हैं कि इस समय में सूर्य उत्तरायण होता है।
क्योंकि उत्तरायण होने से भी यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हो गई। अब हमारी बाकी है वर्षा ऋतु। सियारो, उनारो, अब नंबर आ गया है चौमासा का। तो राज्य में जून से सितंबर तक आधिकारिक रूप से हम देखते हैं भारत में केरल के तट पर 1 जून को मानसून आके टकराता है और मध्य प्रदेश तक आते आते लगभग 15 जून के समय उसको लग जाता है। 15 जून की अवधि उसको हो जाती है। लगभग 15 दिवस की अवधि में वह मध्य प्रदेश पहुंचता है। तो 15 जून तक मानसून मध्य प्रदेश में आता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, या यूं कह सकते हैं कि अरब सागर की शाखा से होती है। मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वर्षा अरब सागर से आने वाले मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वही हम देखते हैं कि यदि सेंटीमीटर में हम वर्षा को मापते हैं तो सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। कम क्षेत्रफल पर होती है लेकिन भारी मात्रा में वर्षा होती है, जिससे मध्य प्रदेश में वर्षा का स्तर बढ़ जाता है। अधिक क्षेत्रफल पर बात करते हैं यदि हम, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्षेत्रफल पर और बंगाल की खाड़ी के मानसून, तो इससे अधिक मात्रा में होती है वर्षा। तो इस हिसाब से देखा जाता है, कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही तरफ से आने वाले मानसून से होती है। यदि हम देखते हैं वर्षा की मात्रा, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते घटती है। पूर्व की ओर वर्षा हम देखते हैं यदि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में हम बात करते हैं तो वर्षा लगभग 75 से 165 सेंटीमीटर तक हमको देखने को मिलती है। होशंगाबाद, पंचमढ़ी की हम बात करते हैं हिल स्टेशन की, तो 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसी हिसाब से हम देखते हैं मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम की ओर हम बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है और लगभग ये वर्षा की मात्रा घटते घटते यदि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र देखते हैं हम, तो मध्य प्रदेश के भिंड का गोहद, जहां पर सिर्फ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मालवा के पठारी क्षेत्र की भी यदि हम बात करते हैं तो वहां पर भी लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं या इस आधार पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा पश्चिमी क्षेत्र में होती है, जहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भिंड का गोहद, जो मैंने आपको बता दिया है। होशंगाबाद की हम बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा की 199 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा होशंगाबाद में पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी कहा जाता है, यहाँ पर होती है। और किसी भी ऋतु को हम डिवाइड कर ही सकते हैं। जैसे जून में मानसून आता है और 4 महीने का है अगर हमारी एक ऋतु, वर्षा ऋतु मान लो, तो जुलाई और अगस्त, जून में आया है तो धीरे धीरे वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। जुलाई और अगस्त में अधिकांश वर्षा होगी और सितंबर तक जाते जाते वापस वर्षा कम होती जाएगी। उसी हिसाब से हम ऋतु को भी देख सकते हैं। मार्च से जून में है तो मार्च में हमारी गर्मी स्टार्ट होगी, अप्रैल मई में पर्याप्त मात्रा में गर्मी बढ़ेगी, उसका स्तर बढ़ेगा, वापस जून में मानसून के आने से मानसून के आने से पहले गर्मी कम हो जाएगी। उसी प्रकार से हम इसमें भी देख सकते हैं शीत ऋतु में नवंबर में ठंड स्टार्ट होती है, दिसंबर और जनवरी में सबसे अच्छी ठंड पड़ती है मध्य प्रदेश में, वही फरवरी तक आते आते धीरे धीरे वापस ठंड कम होने लग जाती है। मार्च के महीने में देखते हैं हम तो तापमान में अंतर सर्वाधिक मार्च के महीने में होता है और मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस आंका गया है।
सर्वाधिक तापमान हम देख लिया है मध्य प्रदेश का, और हम देखते हैं सितंबर अक्टूबर की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कह सकते हैं। दैनिक तापांतर हमने देखा है मार्च माह में होता है। और मध्य प्रदेश में ऋतुओं से संबंधित आंकड़े करने वाली वेधशाला इंदौर में है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ऋतु वेधशाला। ये दो चीजें और इम्पोर्टेंट थी, मैंने यहाँ लिख दी है। थोड़ी जगह के अभाव में यहाँ मैं डायग्राम नहीं बना पाया, अगर डायग्राम होता तो और भी अच्छा एक्सप्लेन करते, लेकिन ठीक है, ये भी बहुत सही है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपकी जानकारी बहुत काम में आएगी। शीत ऋतु की हमने बात कर ली है, ग्रीष्म ऋतु कर ली है, वर्षा ऋतु कर ली है। इस आधार पर हमने मध्य प्रदेश को ऋतु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण देख लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।